पिछले 35-40 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष, महापौर, उप महापौर, सभापति ये लोग थे कांग्रेस के। लेकिन उन्होंने किसी ने भी नांदेड़ शहर के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा है कि भले ही मेरे को वोट कम ज्यादा मिले होंगे, लेकिन जितना मैंने हमारे बौद्ध समाज के भाइयों का और मुस्लिम समाज का काम किया, कांग्रेस के कोई भी नगर सेवक ने काम नहीं किया। तो माइनॉरिटीज जो एरियाज है वहां पर ये भी हवा चल रही है कि अशोक चौहान जो बीजेपी में है वो अपना अलग ग्रुप बनाकर माइनॉरिटीज एरिया में टिकट देने वाले हैं। मैं बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आया हूँ, ठीक है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन सी पार्टी से आया हूँ। तो मुस्लिम भाइयों ने भी वही देखना चाहिए कि जो काम कर सकता है वेल एजुकेटेड बंदा चुन के देना चाहिए, जो सभागार में आके बात कर सके। हमारे महानगर पालिका में एक्ट है 469 एक्ट है, वो एक्ट की मालूम किसको आता नहीं, पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो ऐसे लोग क्या वार्ड का डेवलपमेंट करेंगे। कांग्रेस में कैसा है कि वापरो और छोड़ो। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ नांदेड़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम दीपक सिंह रावत है। दीपक सिंह रावत 2017 में बीजेपी के वार्ड नंबर 16 से बीजेपी के कॉर्पोरेटर रहे हैं। आपको पता है 2017 में पूरे नांदेड़ में बीजेपी के 6 सीट्स आए थे, उसमें 5 लेडीज़ और एक दीपक सिंह रावत की सीट थी, दो जो वार्ड नंबर 16 से वो चुन के आए थे। आइए हम दीपक सिंह रावत से बात करते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है और आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में वो कैसा रोल रहेंगे और बीजेपी इस बार नांदेड़ के नगर पालिका इलेक्शन में कैसा रोल प्ले करेंगी और नांदेड़ के बहुत सारे मुद्दे पे हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दीपक सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो दीपक सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपका ये है कि पूरा पॉलिटिकल करियर आपका जो रहा है, आप सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जो आपका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, आप पिछले बार नांदेड़ के वार्ड नंबर 16 से नगर सेवक भी रहे और आपका पास का भी जो पॉलिटिकल करियर है, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले मेरे आपके जानिब से नांदेड़ की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में कॉलेज पीरियड से हूँ। मैं यशवंत कॉलेज में यूआर था, विद्यापीठ प्रतिनिधि। उसके बाद मैंने सीनेट के इलेक्शन भी लड़ा हूँ औरंगाबाद विद्यापीठ में, उस टाइम पे औरंगाबाद नाम था, तो वहाँ पर भी मैं सीनेट के सदस्य बन चुका था। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं 2002 में शिवसेना पार्टी की तरफ से खड़ा था और लोगों ने मुझे बहुत ही उम्मीद से, जब ज़्यादा यंग एज थी और लोगों ने बोला अप्रोचमेंट कि भाई यंग है, इसको दिए तो काम और अच्छा करेगा। तो मैं 2002 से लेके तो 2017 तक मैं शिवसेना से कंटिन्यू नगर से बोल के चुन के आया हूँ और विरोधी पक्ष नेता भी मैं शिवसेना का 3 साल था, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य भी था। उसके बाद कुछ कारणवश 2017 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्टी और सिंबल से और मेरे विकास से लोगों ने मुझे यहाँ चुन के दिया और मैं फिर से 2.5 से 3 साल में विरोधी पक्ष नेता का काम बहुगुवी से महानगर पालिका में निभाया हूँ। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप वार्ड नंबर 16 से नगर सेवक रह चुके हैं बीजेपी से, तो हमें ये बताइए कि वार्ड नंबर 16 में आपने डेवलपमेंट के काम क्या क्या किए और सबसे बड़े बड़े जो काम आपने किए हैं वो थोड़ा हमें बताइए। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि 2002 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन में जीता हूँ तब पक्ष के नाम पे जीता हूँ, शिवसेना के नाम से। उसके बाद मुझे धीरे धीरे मैच्योरिटी आती गई। मुझे ऐसे लगा कि पक्ष से नहीं चलेगा, हमें सबको लेके काम करना पड़ेगा और हमेशा नांदेड़ में के वासियों ने कांग्रेस को बहुमत से वोट देके उनको सत्ता में लेके आया है। तो हर बारी मेरा को जब 2007 में भी मैं खड़ा हूँ तो मैं बहुत संघर्ष में रीता से चुन के आया हूँ। 2012 में भी मैं बहुत संघर्ष में कार्य करके चुन के आया हूँ। लेकिन मेरा जो काम था कि सभी कम्युनिटी को लेके चलना, चाहे हिंदू समाज रहो, हमारे बौद्ध बांधव रहो कि मुस्लिम भाई रहो, मैंने काम और विकास की वजह से मैं हमेशा चुन के आया हूँ। हालांकि मेरे इस प्रभाग में उस टाइम में कांग्रेस के बहुत लोग आगे बैठे हुए थे कि मेरे को ऑफर भी थी, अब कांग्रेस से आइए हम आपको ये करें, लेकिन मेरा मैनिफेस्टो वो नहीं था कि भाई मैं कांग्रेस से जा सकूं। कांग्रेस में कैसा है कि वापरो और छोड़ो, और मैं यहाँ जब भी चुन के आया हूँ अपने विकास के माध्यम से ही चुन के आया हूँ। जी, जैसे कि 2017 में पूरे नांदेड़ में आप हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस की थी और 6 सीट जो है वो बीजेपी की सीट्स आई और उसमें से आप जो है एक पुरुष निकले और बाकी 5 सीट जो है महिलाओं की निकली।
तो आपकी एक सीट कैसा जीत सके आपने, और इतना पर नांदेड़ में कांग्रेस की लीड रहते हुए आपने अपनी सीट कैसी निकाली, और क्या संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? मैं वही बताना चाहूंगा ना आपको जी। कि इस प्रभाग क्रमांक 16 में जब 2017 में हम जब लोग भाजपा से खड़े हैं, माहौल बिल्कुल बीजेपी मय था। जी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खूब फुल मेजॉरिटी में आएगी। हम्म। शायद वो और कॉन्फिडेंस हमारे पार्टी को और हमारे कुछ उम्मीदवारों को उसका नुकसान हो गया। मैं मेरे प्रभाग की बात करूंगा तो इतनी बड़ी कांग्रेस की लाट में उस टाइम माननीय हमारे हमारे नेता जो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता माननीय अशोक चौहान साहब कांग्रेस में थे और उनकी बहुत बड़ी ताकत है और एक नेतृत्व, उनका खंभीर नेतृत्व और उनका क्या बोलेंगे उसको सिस्टेमेटिक प्रचार यंत्रणा, लोगों में अप्रोचमेंट, इस वजह से कांग्रेस नांदेड़ में हमेशा जीतती है। लेकिन मैं जो जीता हूं वो सिर्फ मेरे काम की वजह से और सभी समाज बांधवों को लेकर चलने की वजह से मैं जीता हूं। ये मेरा श्रेय, मेरी जीत नहीं है, ये मेरे प्रभाग क्रमांक 16 की सभी कौम के सभी लोगों की ये जीत है। चलिए, दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि अभी तक हमने देखा है कि पर नांदेड़ में कांग्रेस की सीट बहुत ज्यादा निकली है, कांग्रेस बहुमत रही है, मेयर और एक्स मेयर, डिप्टी मेयर, हर कोई कांग्रेस का रहा है यहाँ पर। लेकिन कांग्रेस अभी जो है अभी तकरीबन 2 या 3 महीने में इलेक्शन होने वाले, सही है। तो अब कैसा बीजेपी की सीट ज्यादा यहाँ पर आएंगी और आप कैसा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि आपके माध्यम से नांदेड़ के वासियों को मैं एक विनती करूंगा, नम्र विनती करूंगा कि आप सभी ने अभी तक कांग्रेस को देखा। पिछले 35-40 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष, महापौर, उप महापौर, सभापति ये लोग थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नांदेड़ शहर के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा है। जो वो थोड़ा बहुत अगर डेवलपमेंट हुआ होगा गुरुता गति 2008 के माध्यम से हुआ होगा, लेकिन उस वक्त जो 2200 करोड़ रुपए कांग्रेस के पेड़ में है नांदेड़ की पब्लिक के लिए या हमारे सिख समाज के जो गुरुता गति कार्यक्रम था उसके लिए आए थे, वो नांदेड़ शहर के विकास के लिए था। अगर हम उस 2200 करोड़ का अगर विचार करोगे तो हम एक अच्छा सा नया नांदेड़ शहर न्यू सिटी डेवलप कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे जो मेयर, सभापति, जो कोई भी होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने ना शहर का विकास किया, ना अपने अपने प्रभाग का जहां नेतृत्व करते वहां विकास किया, ना समाज का किया, ना कौम का किया, सिर्फ अपनी गद्दी और अपना तकिया बढ़ा दिया है। ये मेरा स्पष्ट और जी जी। अभी जो हम जिस एरिया में बैठे हैं वो ओल्ड सिटी में मान जाता है, और हम देख सकते हैं नांदेड़ में ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में बहुत डिफरेंस है। सही बात। क्योंकि आप देख सकते हैं न्यू सिटी अगर हम चले जाएंगे तो ऐसा लगता है कोई और बड़े शहर में आ बड़े गए, शहर में। और ओल्ड सिटी में हम आएंगे मोंडे से लेके देगलूर नाके तक, वहां पर डेवलपमेंट 0%। तो क्या लगता है आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? इसका रीजन, आप कोई भी बड़े शहर में जाइए, जहाँ ओल्ड सिटी रहेगा वहाँ एक तो कॉम्पैक्ट आबादी रहेगी, सभी समाज सभी धर्म के लोग रहेंगे, तो कंजेस्टेड होने की वजह से डेवलपमेंट का थोड़ा स्कोप कम होता है। सेकंड, अगर हम सोचेंगे कि आप रस्ते बड़े करना है तो गुरुता गति में रस्ते बड़े हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते थे उसको, हम तो विरोध पक्ष में थे कि आप इंटीरियर रस्ते बड़े करिए, पुराने शहर को डेवलपमेंट कीजिए। अगर वहां पर आबादी ज्यादा है, घर छोटा है, तो उनको कहते हो कहीं तो भी उनको विस्थापित कीजिए, उनको और लेके जाइए। और पुराने शहर का हम सब मांगनी किए थे सभागृह में कि पुराने शहर की एक शहर कमेटी बनाई जाए। गुरुता गद्दी के टाइम की बात बता रहा हूँ कि भाई हमको पुराने शहर में विकास कैसा करना है। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने हिसाब से हम विकास बताएंगे, लेकिन जब इतना बड़ा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, स्टेट गवर्नमेंट से आया, अगर अगर हम जनता की राय से हम डेवलपमेंट करते थे, थोड़ा बहुत 25% भी हम जनता का सुनते थे, तो ये नांदेड़ शहर सुजलाम सुफलाम होता था। और इक्वल टू उत्तर जो है नया, जो नांदेड़ नया नांदेड़, हम उससे कई कंपेयर में आगे जा सकते थे। जी जी। अभी आपका भी जो वार्ड है वहाँ पर तकरीबन माइनॉरिटीज है, और पूरे हम नांदेड़ के ओल्ड सिटी में देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे माइनॉरिटीज एरियाज है, और उन वार्डों में भी, उन एरिया में भी बहुत सारे माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर भी है। लेकिन वो लोग पिछले 25 से 30 सालों से जीत के आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट 0%। तो क्या कहेंगे आप? उसका रीजन मैं एक बताना चाहूंगा कि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं तो आश्वासन, जाति पात का राजकारण, पक्ष का राजकारण, ये होता ही है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों में एक कमजोरी है, उस टाइम से बता दूं कि वहां का जो नेतृत्व है वो हमारे मुस्लिम भाइयों को आगे आने देते नहीं। जैसे यंग जनरेशन है आज, वो पढ़ा लिखा है, और जो पुराना जनरेशन है
वो एजुकेशन नहीं रहने की वजह से वो उनकी बात मानते चला है। उनको लगा ना ये अपना नुमाइंदा है, अच्छा काम करेगा। लेकिन आज का जनरेशन हर कम्युनिटी में बढ़ गया है, अलग अलग तरीके से सोचना हो गया है, हाईटेक हो गया है, एवन जैसा मीडिया आ गया है। तो आज जो जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है। तो मैं इस पढ़े लिखे जनरेशन माने से ये बोलना चाहूंगा, जब कांग्रेस के कैंडिडेट कोई भी आपके पास जब आएंगे, उसको ये बताना चाहिए 20 साल से आप कॉर्पोरेटर है, आपने क्या काम किया, कौम के लिए क्या काम किया, वार्ड के लिए काम किया, हमारे माँ बहन के लिए क्या काम किया, तब उसको वोट देना चाहिए। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। और एक आपके माध्यम से बात बताना चाहूंगा, जब जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, जैसे कि हमारा देगलूर कुतुबी नगर एरिया हो, देगलूर नगर का भाग, वहाँ मुस्लिम संख्या, हमारे मुस्लिम भाई बहुत है, वहाँ डराया जाता है। वहाँ दो ही पार्टी है अभी, एक एमआईएम और एक कांग्रेस। कांग्रेस एमआईएम पे एलिगेशन करती है, एमआईएम कांग्रेस पे एलिगेशन करती है। लेकिन मैं वहाँ के भाइयों को बताना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी रहो, जो काम करता है, जो देश की उन्नति चाहता है, शहर की उन्नति चाहता है और अपने समाज की उन्नति चाहता है, ऐसे लोगों को चुन के दे। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो वहां का नेतृत्व करते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को नेतृत्व करने का मौका दो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। फिर देखिए उस वार्ड का विकास कैसा होता है। क्यों? तो आप हर कम्युनिटी में लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। वो दिशा भूल नहीं है कि ये राष्ट्रवादी का है, ये बीजेपी का है। अगर हम आपस में फुट डालेंगे तो बीजेपी आ जाएंगे, शिवसेना अपने को मारेंगे, बीजेपी अपने को मारेंगे। नहीं है ऐसा। तो लोगों से विनती है कि जो अच्छा काम करता है, कंपेयर टू 20 साल आज का साल, आने वाला साल, चलो ठीक है 20 साल हमसे गलती हुई होगी, मैं मेरे बारे में बोलूंगा, मैं 20 साल से यहाँ चुन के आता हूँ, मेरे बारे में मेरी पब्लिक ने सोचना है। मेरे पास भी माइनॉरिटी के लोग हैं, मेरे पास भी हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं, हिंदू समाज है, सिख समाज है। तो वो भी तो सोचेंगे ना मेरे बारे में। जब मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं 20 साल से चुन के आता हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? मैं मेरिट में हूँ। मैं मेरिट का मतलब मैं मेरिट का हिसाब से काम किया हूँ, हर कौम हर जात समझ मैंने काम किया हूँ। तो मुस्लिम भाइयों ने भी वही देखना चाहिए कि जो काम कर सकता है वेल एजुकेटेड बंदा चुन के देना चाहिए, जो सभागार में आके बात कर सके। हमारे महानगर पालिका में एक्ट है 469 एक्ट है, वो एक्ट की मालूम किसको आता नहीं, पढ़ने लिखने नहीं आता है। तो ऐसे लोग क्या वार्ड का डेवलपमेंट करेंगे? सिर्फ एक शिक्षा नीति आ गई, काम हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सी फंड्स थे वहां पर। मैं विरोध पक्ष में था 20 साल से, कांग्रेस वन साइड थी। फिर भी मैं मेरी बुद्धि और मेरे नॉलेज से मैं फंड मेरे वार्ड में लेके आता हूँ। सभागार में बात करने वाला नुमाइंदा चाहिए, वहाँ के कायदे कानून मालूम चाहिए, लेकिन दायरे में रह के बात करना चाहिए। डायरेक्ट समाज धर्म के बारे में बात करके आप चुन के नहीं आ सकते, पैसे बांट के आप चुन के नहीं आ सकते। इसलिए विकास का मुद्दा पहले देश, विकास और शहर, ऐसा काम करने वाले को चुन के देना चाहिए। अभी आपने एक बात बताई कि आपके वार्ड में हर समाज के लोग हैं। हाँ। तो हमें ये बताइए कि आपने हर समाज के लिए कौन कौन से काम किए जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 के जब इलेक्शन हुए हमारे, तो मेरे पास सराय मस्जिद से होली सराय मस्जिद, नावघाट एरिया, अरब गली, फतेह वुड्स, गौतम नगर, छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह, ये होते हुए पूरा हिंदू समाज हमारा एक पुंडलिकवाड़ी तक हमारा प्रभाग था। मैं बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आया हूँ, ठीक है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन सी पार्टी से आया हूँ, मैं कौन सी पार्टी से आऊँ। यहाँ कांग्रेस के भी लोग चुन के आए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बीजेपी का नगर सेवक था, विरोध पक्ष का था। मैं अगर पक्ष की और झंडे की बात करूंगा थोड़ी देर के लिए, तो मैंने मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी हमारे बुद्ध बंधु काम ही नहीं करना चाहिए। मैंने उनको मेरे चैम्बर में नहीं बुलाना चाहिए। मेरे 24 घंटे ऑफिस चल रहा था, मैं उनको बुलाना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भले ही मेरे को वोट कम ज्यादा मिले होंगे, लेकिन जितना मैंने हमारे बुद्ध समाज के भाइयों का और मुस्लिम समाज का काम किया, कांग्रेस के कोई भी नगर सेवक ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण दूंगा, नौतन नगर जो हमारे बुद्ध बांधव है, वहां मैंने उनको विहार बना के दिया, बीजेपी का विरोधी पक्ष था, मेरा टर्म खत्म होने के बाद मैंने बना के दिया। नावघाट पे बौद्ध समाज रहता है, मैंने उनका विहार बना के दिया, कोई कांग्रेस ने बना के दिया। कांग्रेस ने झूठे आश्वासन दिए। और आगे बोलना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत समझो हमारा कुछ गली सीढ़ी घाट बोल के एरिया है, वहाँ मैंने हफ्सा रस्ते कुछ बनाया है,
एक सबसे मेजर काम अगर मैं अल्पसंख्यक में बोलूंगा, मैंने अल्पसंख्यक निधि लाकर मैंने कब्रिस्तान का डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट मीन्स मैं मेरी भाषा में डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, अगर कुछ शब्द गलत हो तो माफी चाहता हूँ। जो कंपाउंड वॉल को मैंने बना के दिया, जानवर वगैरह नहीं आना। मैंने सोलर लाइट डाल के दिया, मैंने हाईमैक्स लाइट डाल के दिया, मैंने पानी की व्यवस्था टाकी के साथ करके दिया कि भाई अंतिम संस्कार होने के बाद जो भी धार्मिक विधि होती है वो होना चाहिए। कंपाउंड वॉल करके दिया। और सबसे बड़ी बात, बड़ी दरगाह में हमारे एक वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो 300 से 400 साल पुरानी बड़ा दरवाजा बोलते हैं उसको, उसका डेवलपमेंट का काम मैंने अभी 35 लाख का करके दिया। अभी रिसेंट काम खत्म हुआ है। अभी और मेरी अल्पसंख्यक निधि आने वाली, मैं वो डेवलप करूंगा। और ये जो मैं दो समाज की बात करूंगा, यहाँ कांग्रेस ने हमेशा दबाया, अरे कांग्रेस को दो, बीजेपी आएंगे तो निकाल देंगे गली में से, शिवसेना आएंगे तो गली में उसके मारेंगे। डर 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 के मेरे मुस्लिम भाई दलित भाई को मैं विनती करूंगा, कब तक डरोगे कांग्रेस से? कोई किसको निकाल के कोई निकाल सकता, कोई माइक का लाल भी निकाल नहीं सकता इस देश में किसी को। मैं इस भाषा में बात करूंगा। फिर अब डर क्यों रहे हैं? वो अपना घर चला रहा है, वो अपने फैमिली को पाल रहा है, ये देश अपना है, ये वार्ड अपना है और विकास अपना है। तो उस बारे में सोचो। डर के आगे जीत होती है, तो आप डर के आगे जीत आप करके बताओ। आने वाले समय मेरे भाइयों से विनती करूंगा कि जो कांग्रेस के नुमाइंदे आपके पास वोट मांगे सेकुलर बोलकर, मेरा तो स्पष्ट आरोप है कांग्रेस का जन्म ही अंग्रेजों के राज्य में हुआ। जब अंग्रेज अपने पास राज्य करते थे तो वो कांग्रेस उनका बेटा है, समझ के चलो। फोड़ो और राज करो, ये नीतिमत्ता की कांग्रेस की है। डराओ और राज करो। तो आप इस बात को सभी ने समझना चाहिए कि कांग्रेस की नीतिमत्ता क्या है, यूज एंड थ्रो। तो डेवलपमेंट कहां से होगा? हम देखते हैं एंड टाइम पर डराए थे पार्टी के नाम से, मजहब के नाम से। मेरा तो सबसे बड़ा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है ही नहीं। वो टाइम के अनुसार एक एक मजहब को नजीब करेंगे, एक एक समाज को नजीब करेगी, यूज करेंगे और छोड़ देंगे। ये कांग्रेस का व्याख्या है, डिफिनेशन है। बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आने वाले 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, तो माइनॉरिटीज़ जो एरियाज़ है वहाँ पर ये भी हवा चल रही है कि अशोक चौहान जो बीजेपी में है वो अपना अलग ग्रुप बनाकर माइनॉरिटीज़ एरिया में टिकट देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर माइनॉरिटी एरिया में जो होता है कि बीजेपी को डायरेक्ट वोट नहीं मिलता, तो अशोक चौहान अलग ग्रुप बना के, ऐसा क्या बताया जा रहा है कि अलग ग्रुप बना के वो अलग अलग एरियाज़ में टिकट देंगे और वैसे चुन के लाएंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले ये बात मैंने आपसे ही सुनी। जी। अगर किसी ने बोला भी होगा तो आपके माध्यम से मैं उस बात का खंडन करता हूँ। ओके। अशोक चौहान ऐसा नेता है कि वो उनका विजन बहुत दूर तक है। वो जात धर्म में विश्वास नहीं करते, वो सभी को लेके चलते। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बड़ी दरगाह के एक कार्यक्रम में साहब को इन्वाइट किया हमने, कम से कम 2000 लोगों ने साहब का बैंड बाजा ताशे के साथ स्वागत किया है। तो ये जो नेता है ये दूरदृष्टि वाला नेता है। किसी एक के ऊपर हम राजकारण नहीं कर सकते। और साहब पिछले 50 साल 60 साल से जब से राजकारण में होंगे, सभी कम्युनिटी में उनका अच्छा संपर्क है। हमारी बहन छोटी बहन आमदार बनी है आड़दापुर से, बोकर मतदार संघ से। तो मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है वहां पर भी। और नांदेड़ की अगर हम बात करेंगे, महानगर बले की बात, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का या माननीय अशोक चौहान साहब का कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हम, आपने जो बोला कि कोई पैनल खड़े अलग ग्रुप बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौहान साहब अपने विकास काम से जाने जाते हैं और उस माध्यम से अगर मुस्लिम समाज का कोई कैंडिडेट अगर बहुमूल्य जहाँ पर सभी समाज के लोग अगर भाजपा टिकट मांगता है तो पार्टी बिल्कुल उनका विचार करेगी। एक सवाल, जैसे कि आपने बताया कि पार्टी मुस्लिम समाज की या माइनॉरिटी को भी टिकट दे सकती है, तो एक सवाल ये है कि उसमें कि बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत बार इलेक्शन में माइनॉरिटीज एरिया के जो लोग होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते। हाँ। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए? और अभी आने वाले जो इलेक्शन है, अभी जो इलेक्शन है यहाँ पर तकरीबन अभी आप देख सकते हैं कांग्रेस के बहुत सारे जो नगर सेवक थे वो बीजेपी में आ चुके हैं अशोक चौहान के साथ। तो अभी नांदेड़ के लोग बीजेपी को वोट क्यों दे? देखो, दो बातें हैं। जो सबके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में
वो थोड़ा सा हम थोड़ा उसको बाजू रखते हैं। ओके। मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे, ये एक जी। आपका प्रश्न है। जी। मैं ये बताना चाहूंगा मुस्लिम भाइयों से कि मुस्लिम कम्युनिटी में मैक्सिमम 40-50 साल या 70 साल जब से ये देश में राजकारण चलता है, तो कांग्रेस ने राज किया है। और वहाँ उस समाज का जो जो नेतृत्व करते हैं, वो लोगों ने कांग्रेस के पीरियड में जो जो योजना आई मुस्लिम समाज के लिए, वो अपने एरिया में अपने लोगों के लिए लाके परोसा दिया। अगर हम मोदी जी की बात करेंगे तो उनके 15 सूत्री कार्यक्रम है मुस्लिम समाज के लिए, जी। उसमें बहुत सी योजना है, मैं आपको बताना चाहूंगा पढ़कर। ओके। जी। तो उसमें है मौलाना अब्दुल कलाम नेशनल फेलोशिप, जी। ये एक मुस्लिम समाज के लिए है। हम्म, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, हम्म, ठीक है। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, नया सवेरा महिलाओं के लिए, कौशल्य विकास के माध्यम से, रोजगार के विकास के माध्यम से जो हमारी महिला है, जो हमारी माँ बहन है, वो भी है। तो ऐसे अनेक योजना है 15 सूत्री जो मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुंचे नहीं। ओके। उसका नहीं पहुंचने का कारण है, एक समझो मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व करता हूँ, ओके। मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी सेना छोड़ के और कोई पार्टी का हूँ, तो मैं अगर सेंटर की स्कीम वार्ड में लाऊंगा मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं एक पार्टी का हूँ, मैं वो पार्टी का नहीं हूँ, जी। तो नाम किसका होगा? बीजेपी का सेंट्रल बीजेपी पार्टी का। जो भी होगा। जी। और फिर मुझे कल इलेक्शन लड़ना है, हम्म, तो मुझे गालियां देने का मौका मिलेगा क्या? मुझे एलिगेशन करने का मौका मिलेगा क्या? तो वहां के लोगों ने ये पूछना चाहिए कि भाई आप कांग्रेस के रहो, लेकिन सेंटर के तो इतने स्कीमें क्यों नहीं पहुंच रही हमारे पास? वोट का मसला नहीं है, देश सबका है, हर एक ने स्कीम का फायदा लेना चाहिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी को दूर करने का क्या, अरे नहीं नहीं बीजेपी को लाएंगे तो वो देश के बाहर आपको निकाल देगा, मुस्लिम समाज को मोदी निकाल दे रहे, वो एनआरसी आईआरसी जो भी है समझो। तो इसको समझने का मौका हम लोगों के पास नहीं है, और समझाने का समझने की ताकत भी नहीं है। हम समझा ना सकते और समझने की ताकत भी नहीं। उसका रीजन एक ही है कि एजुकेशन का अभाव, पढ़ाई लिखाई नहीं रहने से। लेकिन आज के जनरेशन को ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि मोदी अगर आ जाएगा तो मुस्लिम कम्युनिटी को देश के बाहर कर देगा। कोई माइकल नहीं करेगा, कोई माइकल नहीं करेगा। तो मुझे ये बताना है कि ऐसे मुस्लिम के पूरा देश खिलाफ रहेगा जो देशद्रोही है, जो हमारे देश के वतन के खिलाफ है, चाहे वो मुस्लिम रहो कि हिंदू रहो। अगर जो देश के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ पूरा 140 करोड़ की आबादी उसके खिलाफ रहेगी। तो ये जो चीजें हैं ये हमें समझाना पड़ेगा। ये अगर स्कीम अगर हम अल्पसंख्यकों में ज्यादा आती तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कम पड़े कि इसके हमको अल्पसंख्यक लोगों में लाना चाहिए था। हमने पेपर एडवर्टाइज की होगी, टीवी के माध्यम से की होंगी, आपकी मीडिया के माध्यम से की होंगी, लेकिन लोग पढ़ नहीं पा रहे। पढ़ेगा कौन? जो लिखेगा। जी। पढ़ेगा कौन? जो लिखेगा। लिखेगा कौन? जो पढ़ेगा। तो मेरे मुस्लिम समाज के यंग जनरेशन से विनती है कि आप वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, कितने स्कीमें और अपने कितने स्कीम का लाभ लिया है पिछले 10 साल में, और अपने वार्ड में जो नेतृत्व करता है, जो पार्टी के नाम पे नेतृत्व करता है, जो धर्म के जातिवाद के नाम से नेतृत्व करता है, उन्हें कितने स्कीम ला के दिया? ला ही नहीं पाया होगा 100%। अब रहा अल्पसंख्यक मतदान का, अगर मेरे प्रभाग की बात करूंगा, मुझे भरोसा है मुझे अल्पसंख्यक मेरे को मतदान करेंगे 100%। मैं इतने मेरिट से क्यों बोल रहा हूँ, मैं काम किया हूँ, और दीपक रावत काम से जाना था। तो मेरे मुस्लिम भाई से भी निवेदन है कि आप पार्टी को मत देखो, उज्जवल नेतृत्व को देखो, नांदेड़ के विकास के लिए देखो। उज्जवल नेतृत्व हमारे पास आप अशोक चौहान साहब जैसे नेता आए हैं जिनका विजन स्पष्ट है कि नांदेड़ शहर का विकास, हर जनता का विकास। उनके पास आज कोई भी जाओ, चाहे मुस्लिम जाओ, दलित जाओ या हिंदू समाज जाओ, सबको पास में करते हैं। कभी मोदी जी ने, अशोक चौहान ने मुस्लिम समाज को गाला दी है क्या? फिर दूर क्यों जाना है? जब तक हम पास में नहीं बैठेंगे तो मेरा नेचर आपको नहीं मालूम होगा, आपका नेचर आपका नेचर मुझे नहीं पता चलेगा। इसलिए कम्युनिकेशन जो गैप है उसको आपके माध्यम से जो जनरेशन नया उभर रहा है वो बीच में आके चीज को मिटा सकते हैं। और अभी भी कुछ समय नहीं है, ऐसा कुछ समय ऐसा गया नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा। हमको एक बनो, नेक बनो, विकास के लिए, देश के लिए हमें आना है एक जगह पे। और हमारे अशोक चौहान साहब के नेतृत्व विकास
पुरुष जैसा बात करते हैं, आगे का नेतृत्व विजन उनके आंखों में है। मोदी जी भी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मुझे बताइए आज 11-12 साल में कितने दंगे हुए, पूरे देश की बात करूंगा। अगर कुछ लोग पूछेंगे मुझे, आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई यूपी में ऐसा हुआ, एमपी में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ। अगर मैं जो लोग पूछेंगे तो मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई बांग्लादेश में हिंदू को क्यों मार रहे हैं, हिंदू की माँ बहनों की इज्जत खराब हो रही है। तो अगर कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग यूपी में अगर गुंडागिरी कर रहे होंगे तो उनको मारे और उनको जेल डाल तो क्या हरकत है। तो लोग क्या करते हैं, यही बताते हैं जो दिखता है। बांग्लादेश का नहीं बताएंगे, या फिर जो अच्छा काम हो रहा है, जो सफाई हो रही है वो नहीं बताएंगे, उसको डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम का भाग। इस चीज को समझाना पड़ेगा हमें, तब जाके हम सभी कहेगा। ठीक है। दीपक भाई, अभी जैसे हम देखेंगे पिछले 2 महीने में तकरीबन 5 मरतबा बाढ़ आ चुकी है पूरे नांदेड़ में। हाँ, और आपके एरिया भी जो है वो भी बहुत पूरा अफेक्टेड फ्लड रहा है। इफेक्ट है। तो इसका बड़ा रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है ये जो बाढ़ बार बार आ जाना, लोग घर डूब जाना? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत गरीब लोग बहुत परेशान है, उनका बहुत नुकसान होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकता है? ये दो चीजें, पुराना शहर होने के बाद से आबादी बढ़ रही है। एक घर में 3-3 4-4 परिवार है। मेरा नदी किनारे घर है, मेरा भाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, हम बढ़ते जा रहे हैं। और नदी किनारे का कारण ये है कि जब मेरे को पता है, महापालिका एक बार ऐसी किसी ने एक सभागार में बात हुई थी 1984 और 1986 में, कुछ जो पूरग्रस्त थे उस टाइम पे, जब नदी का पार्ट छोटा था, वीट छोटी थी, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ, तो उस टाइम पे लोगों को प्लाट दिए गए थे, शिफ्ट किया गया था। तो कुछ लोगों ने वो प्लाट लेने के बाद उसको बेच दिया और फिर से वही जगह पे आगे बढ़ गए। दूसरा रीज़न ये है कि आप नदी की विड्थ बढ़ गई है, पार्ट बढ़ गया है, चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, ईंट की भट्टी के लिए बोलो या रेती जो भी है समझो, वो चौड़ा होने के बाद भी वो लोग वहीं बैठे हुए। उनके बाद जो अगर मेरा मकान है तो पहले इनका मकान जाएगा जो पहले आता था, तो वो पार्ट बढ़ने के बाद पानी अंदर आ रहा है बैक वाटर में। तो ये एक रीज़न है। और सबसे बड़ा फ्लड जोन जो रेड लाइन रहती है, एक रहती है हाई, एक लो, जो डीपी प्लान में रहती है हमारे पास। और शहर का डीपी प्लान हर 20 साल में बदलना जरूरी है। और हमारे शहर को 20 साल डीपी प्लान को हो चुके हैं। डीपी प्लान हाई जोन और हाई फ्लड जोन और लो फ्लड जोन में बांधकाम परमिशन नहीं मिलती है, चाहे घरकुल योजना हो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर हम लोग इंडिविजुअल रहो। तो मेरी विनती रहेगी प्रशासन को, अगर हम जनता के आशीर्वाद से चुन के आ गए और भारतीय जनता पार्टी की अगर महानगर पालिका की सत्ता आ गई माननीय आशीर्वाद चौहान साहब के नेतृत्व में, तो हम सबसे पहले डीपी प्लान के अंदर हाई फ्लड जोन और लो फ्लड जोन को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है पंतप्रधान आवास योजना के लिए कि अगर जहाँ फ्लड आता है बैक वाटर से वहाँ बांधकाम परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन बांधकाम परमिशन में भी नया डीसी रूल में ऐसा है कि आप 3 मीटर हाइट लेके बांधकाम कर सकते हैं। तो जब पंतप्रधान आवास योजना में वो योजना है तो उन गरीबों को महानगर पालिका ने केंद्र शासन की स्कीम जो है घरकुल की वो देना चाहिए। और उसको 3 मीटर हाइट लेके वहाँ के जो गरीब लोग हैं, चाहे कोई भी कौम के कोई भी मजहब के लोग हो, उनकी जान बचाई जा सकती है। इसका एक में तरीका ये एक ही है। और फ्लड जोन, लो फ्लड जोन, हाई फ्लड जोन, उसकी रेशा हमें इस बार थोड़ा सा पब्लिक के हिसाब से और शहर की आबादी के हिसाब से 20 साल पहले की आबादी और आज की आबादी बहुत फर्क हो गया है, उस हिसाब से चेंज करना, तो ये सोल्यूशन निकलेगा। दीपक भाई, आपने जो बताया कि अगर बीजेपी की यहाँ पर बहुमत आती है, बीजेपी का मेयर बनता है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर यहाँ पर, अगर अभी इलेक्शन है 2-3 महीने में, यहाँ पर बहुमत अगर बीजेपी की आती है, मेयर अगर बीजेपी का बनता है, तो आप नांदेड़ के विकास के लिए, नांदेड़ के लोगों के लिए आप क्या क्या करेंगे? देखो, मैं एक तो छोटा कार्य करता हूँ। अगर मेयर अगर बीजेपी का बनता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, तो हमारे नेता माननीय आशीर्वाद चौहान साहब को हम एक मैनिफेस्टो होता है, हम मैनिफेस्टो में भी कुछ बातें करेंगे। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, शिवसेना की अलायंस की है, जनता ने चुन के दिया है। तो शहर का एक विकास मॉडल हम तैयार करेंगे। और सबसे बड़े हमारी एक प्रायोरिटी रहेंगी, मेरी एक विज़न है कि शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ट्रैफिक का है।
ट्रैफिक के नांदेड़ में ट्रैफिक एक ऐसी जड़ है जिससे वाद विवाद होता है, जिससे लोग विकास के लिए पुराने शहर में नहीं आते हैं, कोई दुकानदारी बड़ा शोरूम नहीं आता है, बड़ी एजेंसी नहीं आती है। अगर MSRD के माध्यम से हमने सत्ता, अगर जनता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी को चौहान साहब के नेतृत्व में अगर दिया है, शंकर अशोकराव चौहान साहब के नेतृत्व में, तो हम सबसे बड़ा जो मसला है पहले हम ये करेंगे। बाकी हमारे नेता लोग और पार्टी जो ठहरेंगे वो तो करेंगे। और सेकंड, मेरा एक इंडियन विजन हम ये रखेंगे कि जो जब विकास मॉडल तैयार करना है तो उत्तर शहर हो या दक्षिण शहर हो, वहाँ के जो जानकार लोग रहेंगे हर फील्ड के, उनके माध्यम से भी हम सुझाव लेके डेवलपमेंट का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक रैपिड फायर का गेम खेलेंगे जिसमें आपको एक लाइन में मैं आपके नाम बोलूँगा लीडर्स के, आपको एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे है। सबसे पहला नाम अशोक चौहान। विकासमुखी नेता और दूरदृष्टि वाला नेता। हेमंत पाटिल। एक अच्छा नेता और काम करने वाला नेता। अब्दुल सत्तार। सत्तार भाई महापौर पीरियड में बहुत अच्छा काम किए, आगे क्या करेंगे ये उनको पता। हमारे दक्षिण के MLA आनंद बोंडारकर। बोंडारकर जी मेरे अच्छे मित्र हैं आमदार, और नए आमदार रहने के बावजूद भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। सैयद मोइन। मोइन साहब के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि मोइन साहब का काम और नॉलेज अच्छा है। अगर वो कंटिन्यू 5 साल पब्लिक में रह के पार्टी के माध्यम से काम करेंगे तो जरूर बहुत ज़्यादा उभरेंगे। प्रताप पाटिल चिखलीकर। एक जन नेता, सबको लेके चलने वाला नेता। फारूक अहमद। फारूक भाई को थोड़ा सा एक दोस्त बोल के रहेगा, एक अच्छा एजुकेशन, वेल एजुकेशन पर्सन है, उनको सभी समाज को लेके अगर लेके जुड़े तो काफ़ी आगे जाएगी। अभी हम थोड़ा सा स्टेट लेवल के लीडर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम इम्तियाज़ जलील। इम्तियाज़ जलील साहब पत्रकार थे शायद ना, बोले जी हाँ। एक अभ्यासु नेतृत्व है, सभी लोगों में उठना बैठना है, थोड़ा समय देख के उनका एग्रेसिवपन थोड़ा कम करना पड़ेगा। नीतीश राणे। नीतीश राणे जी भी एक नेता है, सामने वाला जैसी बात करता है उसका वो प्रति उत्तर देते हैं। अबू आसिम आजमी। अबू आजमी जी बहुत बड़े नेता हैं, बाकी सभी नेता बड़े हैं, अगर मेरी राय है तो थोड़ा शांत संयमी रह के काम करें। दीपक सर, आपने हमारा बहुत अच्छा सारे सवालों का जवाब दिया है। एक आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस एरिया से फिर से नगर सेवक बनते हैं, कॉर्पोरेटर बनते हैं, तो इस एरिया के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? अगर आप अभी जाएंगे मेरे प्रभाग में तो आपने मुझे बता देना कि दीपक सर ये इतना काम रह गए, मुझे लगता नहीं कि रस्ते और नाली कुछ रह गए, इसके बावजूद कुछ रह गए होंगे, तो मैं चुन के आने के बाद, मेरा एक स्वभाव है, मैं आश्वासन देता नहीं। ओके। ना मैंने बड़ी दरगाह के हमारे मुस्लिम भाइयों को आश्वासन दिया था, ना हमारे बौद्ध समाज दलित भाइयों को आश्वासन दिया था। उस टाइम पे वो कांग्रेस के साथ में प्रचार किए, कांग्रेस को मतदान किए, आश्वासन उन्होंने दिए, काम मैंने किया। इसलिए मैं काम पे ही मैं फोकस करूँगा, और मेरी एक पद्धत है काम करने की, चुन के आने के बाद जिस प्रभाग से मैं चुन के आऊँगा, यहाँ से लोगों ने चुन के दिया, वहाँ के लोगों को विश्वास में रख के उनको जो अच्छा लगता है विकास के काम, वो काम 100% मैं करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके वार्ड के लोगों को, आपके लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे प्रभाग क्रमांक 16 के सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों से विनती है कि आप विकास को वोट दो, आप ऐसे पक्ष को वोट दो जो सत्ता में आने वाली है, आप ऐसे व्यक्तिमत को वोट दो जो आपके वोट का अनादर ना करे और आपका विकास करे, ऐसे व्यक्तिमत को आप मतदान करना चाहिए। और मैं आपसे विनती करूंगा सभी लोगों से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पैनल को आप बहुमत से चुन के दो। अपने यहाँ पर जब सत्ता आएगी आप बोले वो काम होगा, इसकी सिक्योरिटी हम देते हैं, और आपका जो भी सूचना रहेंगी, आपके जो काम रहेंगे, वो हमारे नेता माननीय अशोकराव चौहान साहब, हमारे खासदार गोपचड़े साहब
और पक्ष के हमारे अध्यक्ष अमर भाऊ राजूकर को बोल के हम आपका सब विकास काम करने की पूरी 100% शाश्वती करने की कोशिश हम करेंगे। और सत्ता महायुति की होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा निधि लाकर अल्पसंख्यक निधि हो, चाहे हमारे दलित बांधवों की दलित बस्ती हो, या हमारे हिंदू समाज के लिए जो निधि है वो हम पूरे काम करने की 100% मैं आपको गवाही देता हूँ। आपको मालूम है कि पिछले 20 साल से मैं इस प्रभाग का नेतृत्व करता हूँ, सिर्फ काम से माध्यम से मैं जाना जाता हूँ। लेकिन मैं फिर विनंती करूँगा कि काम तो आप देख के वोट करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट कौन है मेरे को, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा, चारों कैंडिडेट कौन है, चारों भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देना, ये आपसे विनंती करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ इस वार्ड नंबर 16 के एक्स कॉर्पोरेटर दीपक सिंह रावत सर, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और प्रभाग के बारे में और नांदेड़ के डेवलपमेंट के बारे में बहुत अहम बातें बताई हैं कि नांदेड़ का डेवलपमेंट और कैसा होना चाहिए और यहाँ पर और कैसे बेटर कर सकते हैं, यही बताया है। और आने वाले इलेक्शन में अगर यहाँ पर बीजेपी की सत्ता आती है, बीजेपी का मेयर आता है, तो वो ये भी हमारे को बताया है कि अगर बीजेपी का मेयर यहाँ बनता है तो वो फिर नांदेड़ को कैसा डेवलप करेंगे और नांदेड़ में और कैसा काम करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।